तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें हम लोग, व्हाट इज डिफाइंड एज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको आज ओवर करके केमिकल इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, क्या दिया हुआ डेफिनेशन, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच नॉट कितना चेंज होगा व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज नेगेटिव, यही दिया हुआ है ना। मतलब कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो एसिड का, तो H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे, मतलब एक ही H प्लस आएगा, यही आएगा ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बताया था मैंने, एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस को जब न्यूट्रलाइज करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंड डेल एच न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो हमेशा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ये होगा नेगेटिव। तो इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, 1 इक्विवेलेंट क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस, उससे जो आएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे HCl का ग्राम इक्विवेलेंट, HCl का इक्विवेलेंट मास 36.5/1, यही है ना, 36.5/1 है। हाँ, तो इधर बेस ले लो, मतलब NaOH ले लो, तब होगा। जैसे HCl एक्वस ले लो प्लस NaOH भी एक्वस ले लो, तो क्या देगा वो, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड ऐसा। तो ये HCl एक्वस स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ही वाटर में डालोगे ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसके आयोनाइजेशन में कोई एनर्जी नहीं जाएगी, डेल एच आयोनाइजेशन को जीरो मान सकते हो। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट वीक एसिड रहेगा तो तुम्हें उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, इसका भी डेल एच आयोनाइजेशन नोट्स में लिखा हुआ है, जीरो मान लो, है ना। अब क्या हो गया, तुम्हारे पास H प्लस है, Na प्लस है, Cl माइनस और OH माइनस है। Na प्लस और Cl माइनस से कंबाइन करके NaCl बनेगा नहीं, बनेगा क्या, सॉलिड नहीं बनेगा, NaCl एक्वस रहेगा। NaCl एक्वस मतलब क्या हो गया, Na प्लस अलग Cl माइनस अलग, बताया था ना, Na प्लस एक्वस मतलब चारों ओर वाटर ही वाटर, और Cl माइनस के चारों ओर भी वाटर ही वाटर, ये हो गया एक्वस का कंडीशन, है ना। बट तुम्हें क्या करना है कि Na प्लस और Cl माइनस, ओके एक मिनट आता हूँ, जस्ट 2 मिनट। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बन जाएगा, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बनेगा ना। और Na प्लस OH माइनस, Na प्लस और Cl माइनस एक्वस रह जाएगा, तो वही NaCl एक्वस रह गया और H2O लिक्विड आ गया। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, H प्लस और OH माइनस, थोड़ा सा रॉन्ग, तो ठीक है देख लेंगे, इससे क्या बनेगा, H2O बनेगा। H प्लस OH माइनस बनेगा तो एक बॉन्ड बनाता है ना, तो वो जो डेटा आता है इससे जो रिलीज होती है एनर्जी -13.7 किलो कैलोरी डेल एच, यहाँ जो आएगा न्यूट्रलाइज हुआ ना ये, यहाँ पे जो आएगा नेट चेंज इतना आएगा, और यहाँ एनर्जी इतना करो कि प्लस डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H0 इतना आ गया -13.7, या इसको हम लोग लिखेंगे -57.1 किलो जूल। 1 किलो कैलोरी कितना आता है, 4.18 ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
तो ये देखोगे तो 57.1, 57.2, 57.3 सब चलेगा। 13.78 या इसको -13.68 भी लिखते हैं किलो कैलोरी। ये डेटा तुम्हें लर्न करना है, ये वाला जो डेटा है ना न्यूट्रलाइजेशन का लर्न इंपॉर्टेंट है ना। मतलब HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस ले लोगे, वो देगा NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। इसका जो डेल्टा H आता है वो आ जाता है -13.7 किलो कैलोरी, या -57.1 या 57.3 किलो जूल। अपने बुक में देखो तो बुकलेट में क्या दिया हुआ ये डेटा अभी। एनीवन थोड़ा जल्दी से करके बता दो क्या गिवन है डेटा। -57.1 ओके। हाँ तो 57.1 ही लो, कई बुक में 57.3 भी मिलेगा, 57.2 भी चलेगा, बट -57 है ना फिर। तो अपने बुकलेट को ही फॉलो करना। और ये 13.68 दिया एग्जैक्ट के 13.7 जो भी है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न करके रखोगे राइट। अब मान लो एक वीक एसिड हो जाए तो उसका आयोनाइजेशन में भी कुछ एनर्जी आएगी। यहाँ पे डेलेस न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया, ओवरऑल 3 फैक्टर है इसमें। एसिड का आयोनाइजेशन, बेस का आयोनाइजेशन, और बाद में H+ और OH- जो रिएक्ट किया है उसको डेल्टा RH0 लिखो, डेल्टा RH0। तो डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H0 क्या हो गया, डेल आयोनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस डेल्टा आयोनाइजेशन ऑफ बेस, ये दोनों 0 है, प्लस डेल्टा RH0 लिख दो इसे, इस वैल्यू को। ये मिलकर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यही हो रहा है ना। क्लियर हुआ अभी कैसे हुआ, देखो समझो। हाँ इतना क्लियर हो गया अभी। ओके जब वीक एसिड रहेगा तो क्या होगा, वीक एसिड के आयोनाइजेशन में भी एनर्जी जाएगी। नेक्स्ट पे देखो,
फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। फॉर जो सबसे ऊपर लिखा है ना, अरे सब अभी क्यों आ रहे इतना लेट? डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू 0। आयोनाइजेशन है वो, नेक्स्ट पेज पे न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही 13.7 किलो कैलोरी। इसका मतलब जब एग्जाम्पल हो गया H2SO4, ये 5 मोल ले लो, प्लस NaOH, ये 7 मोल ले लो, तो बताओ डेल्टा एच कितना बाहर आएगा? न्यूट्रलाइज होगा Na2SO4 प्लस H2O में, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? सब इतना लेट क्यों आ रहे हैं? 15 लोग अभी आए, और आई एक्सपेक्ट कि 15 लोग तुम्हें ये नहीं भूल सकते कि लेक्चर 9:30 से था। अब जो लेट आते हैं सबका नाम तो मुझे याद होते जा रहा है कि ये लोग, ये 15 लोग जो लेट आए, कल 15 जल्दी भी चले गए थे, तो जो मेन पोर्शन है वो सब मिस कर जाते हैं लोग। नई नई इंट्रॉपी पता है, जो लेट आने वाले हैं 15, ना इंट्रॉपी का जो मेन पार्ट हुआ था आधे घंटे में, वो जो कल मेन पार्ट था थर्मो का कंबशन फॉर्मेशन, वो पता है। मार्क्स कैसे आएंगे इनके? फिर इनके मार्क्स देखना क्या आते हैं। हाँ बताओ क्या आंसर हुआ? दो ही आंसर? नहीं आंसर भी नहीं, तुम लोग तो नहीं सो बता रहे हो। रितु तुम, एलन तुम्हारा पावर स्लो सो गॉट डिस्कनेक्टेड, बट तुम ऑलवेज लेट ही आती हो रितु, जहां तक मैंने देखा। ये क्या है? अरे किसी का आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, तो कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया, H प्लस हो गया 10 मोल, और OH माइनस हो गया 7 मोल। तो H2O कितना बनेगा इससे? ये बन जाएगा, ये 0 था स्टार्टिंग में, या हाँ तो इसको मान लो कांस्टेंट फिक्स था, डाइल्यूट सोल्यूशन, तो 0 बचेगा, 3 मोल बचेगा। तो 7 मोल OH माइनस न्यूट्रलाइजेस व्हाट, 7 मोल H प्लस। एनर्जी रिलीज कितनी होगी? 7 इंटू एक के लिए एनर्जी रिलीज -13.7 किलो कैलोरी, इतना होगा ना? तो एक और इससे सिमिलर बता दो। H2SO4 प्लस COH ट्वाइस, डेल्टा H विल बी व्हाट? ये इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कुछ 5 मोल, इसको ले लो 3 मोल,
अब बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बताओ। ये 5 moles of H2 in the previous question. 5 mole of H2 बोल लो। हाँ, H2SO4 5। 8.5 multiplied by 13.7। ओके। 82.2, 82.2, 82.2, सबने 82.2 लिखा है। 6 इंटू माइनस 13.7 तो हो सकता है करेक्ट हो, देखता हूँ। तो कितना H प्लस हम लोग के पास? हाँ, H प्लस है 10 मोल और OH माइनस है 3 इंटू 2, 6 मोल। 6 मोल OH माइनस इसका 6 को न्यूट्रलाइज किया तो एनर्जी रिलीज, हाँ 6 टाइम होगा। 6 टाइम माइनस 13.7 किलो कैलोरी, या जूल में 57.1। करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें हम लोग। 5 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4। 5, यहाँ 3 था ना, मोल के जगह ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ, ये 5 और 3 है, तो क्या डेल्टा H पे कोई फर्क पड़ेगा कि सेम होगा? मोल की जगह ये आ जाए तो। हाँ, तब H प्लस भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ये समझाया था ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिमेन्स सेम, H2SO4 है तो H प्लस भी उतना ही होगा। हाँ, और OH माइनस भी याद रहेगा तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस। तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट, ये 3 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 को न्यूट्रलाइज करेगा तो 3 ही आया ना। तो 3 इंटू माइनस 13.7। हाँ, सबको क्लियर है ये? और मोलारिटी वॉल्यूम देख के भी पूछेंगे। वो क्या करेंगे ना, मोलारिटी दे देते हैं, वॉल्यूम देते हैं, तब तुम्हें बता पूछते हैं। वही नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। मतलब क्वेश्चन ऐसा कर देंगे, 20 ml ऑफ 0.1 मोल H2SO4 प्लस 30 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल COH ट्वाइस, ऐसे। तो डेल्टा H क्या होगा?
थर्ड, ये गॉट द आंसर। अच्छा कुछ रॉन्ग है, नहीं सही तो है। मिली मोल पे आ जाओ। इसका कितना हो गया? 20 × 0.1 × 2, इतना मिली मोल हुआ ना। H प्लस जो हो गया 20 × 0.1 × 2 मिली मोल्स, या मिली और मिली इक्विवेलेंट, बात तो एक ही H प्लस के लिए। H प्लस का एन फैक्टर तो 1 ही होता है ना, और OH माइनस का 30 × 0.3 इंटू 2 नहीं करना, ये नॉर्मल है, तो OH माइनस भी उतना ही होगा, मतलब 30 × 0.3 मिली मोल्स और मिली इक्विवेलेंट। H प्लस OH माइनस के लिए OH मिली इक्विवेलेंट या मिली मोल्स सेम होता है। ये कितना होगा? 2 × 2 4 हो गया ना, 4 मिली मोल्स, और ये हो गया 9 मिली मोल्स। तो 4 विल बी न्यूट्रलाइज ना इससे, 4 × 10⁻³ मोल्स न्यूट्रलाइज हुआ इंटू 13.7 किलो कैलोरी। क्लियर है सबको अभी? ओके, तो ये सब क्वेश्चन है जो आते हैं। अब एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो आने वाला है वो क्या है, देखें। हाँ, एक क्वेश्चन जो डेफिनेट है इसमें आने वाला, वो है वीक एसिड का। व्हाट इज द डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड? जैसे HCl ले लो, ये वीक एसिड है, और NaOH ले लो, इससे हम लोग NaCN ले लें, प्लस H2O ले लो। अब इसका डेल्टा एच आयोनाइजेशन जो हो गया वो X हो गया, और इसका डेल्टा एच आयोनाइजेशन 0 होगा, क्योंकि स्ट्रांग है ना। इसको आयोनाइज करने में एनर्जी लग गई, तो H प्लस और CN- ऐसे ब्रेक हुआ, और ये Na प्लस और OH- आ गया। और यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसका डेल्टा एच तो मालूम है क्या होता है, इसका डेल्टा RH0 आता है -13.7 किलो कैलोरी। तो ओवरऑल 3 प्रोसेस है अंदर अंदर। तो डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H 3 पार्ट पे था, डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ बेस, प्लस डेल्टा RH0। ये 3 प्रोसेस था ना अंदर। तो डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H होता है माइनस, यहाँ पे ये वैल्यू दिया रहेगा तुम्हें, है ना। सपोज ये दिया हुआ है -12.3 किलो कैलोरी। तो एक तो डायरेक्ट सोच लो, 12.3 किलो कैलोरी आया, 13.7 में से 12 तो गया, 12 ही आ रहा है, तो 1.4 किलो कैलोरी कहाँ गया? 13.7 किलो कैलोरी बाहर आना चाहिए था, बट बाहर तो 12.3 ही आया, तो 1.4 किलो कैलोरी का क्या हो गया? ओह, एक बात नहीं समझ। अच्छा कोई नहीं, देखो HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस गिव्स आउट NaCN प्लस H2O। तो इसका डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो आया ना, वो आ रहा है -12.3 किलो कैलोरी, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कितना आना चाहिए था? 13.7। तो रेस्ट 1.4 किलो कैलोरी बाहर नहीं आया। हाँ, तो वो उसके आयोनाइजेशन में गया, तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। व्हाट इज द डेल्टा एच आयोनाइजेशन? तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ एसिड में वो चला गया, वो कितना चला गया? 1.4 किलो कैलोरी, मतलब 13.7 -12.3 ना, ये 1.4 किलो कैलोरी आयोनाइजेशन में गया। और इसके बाद देखोगे तो ये एक्स था, इसको आयोनाइज करने में क्या था? 0 था। डेल्टा एच आयोनाइजेशन ये 0 था, ये आ गया H प्लस और CN-, और ये हो गया Na प्लस और OH-। अब ये जब दोनों न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा? इधर जाएगा तो इसका डेल आर एच
कितना हो गया, -13.7। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H इक्वल टू डेल आयोनाइजेशन एसिड प्लस डेल आयोनाइजेशन बेस प्लस व्हाट, डेल्टा आर एच जो था। और ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है -12.3। ये एक्स हो गया, बेस को आयनाइज करने में कोई भी एनर्जी नहीं लगा, ये तो -13.7 था ही। एक्स का वैल्यू आएगा 1.4 किलो कैलोरी। हाँ अब बताओ, क्लियर हुआ ये, सबको क्लियर है ये? हाँ अनुष्का बोलो। सर मेरा डाउट ये था कि यहाँ पर डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड निकालना था सर, पर अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड का आयनाइजेशन निकालना है कि बेस का? एक वीक एसिड है, जिसका पूछा रहेगा वीक एसिड ही होगा, और ओके। दूसरा NaOH तुम्हें मालूम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके हाँ। एक तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग है, और HCN वीक है कि नहीं तुम्हें कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन में खुद खुद ही रहेगा कि इसका आयोनाइजेशन निकालो, मतलब आयोनाइजेशन हो तो वीक एसिड है। ओके। क्लियर? अब बाद में जब पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ जाओगे तो तुम्हें मालूम रहेगा कौन सा वीक एसिड है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। थैंक यू सर। ऑनलाइन। उसके बाद देखो क्या, एस ब्लॉक के ऑल बेसेज आर स्ट्रॉन्ग बेस। जरूरी नहीं है MgH ट्वाइस वीक भी है। डेल्टा आर एच नॉट, डेल्टा आर एच नॉट वो स्टार्टिंग में ही बताया था ना आदित्य, H प्लस और OH माइनस न्यूट्रलाइज करके H2 आएगा, तो वो डेटा फिक्स है कि 13.7 किलो कैलोरी निकलेगा। एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस को न्यूट्रलाइज करे तो हमेशा 13.7 जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, HCN को ब्रेक करने में ही एनर्जी चलेगी। वीक बेसिस के लिए भी H प्लस आयोनाइजेशन नॉट जीरो। हाँ वीक एसिड वीक बेस के लिए तुम्हें H प्लस आयोनाइजेशन दोनों का पूछ सकता है। वो बोलेगा कि दोनों वीक एसिड और वीक बेस दोनों सेम स्ट्रेंथ के है ना, दोनों का आयोनाइजेशन में सेम एनर्जी लग रही है सपोज, और एनर्जी केवल 10 किलो कैलोरी निकली, तो दोनों का आयोनाइजेशन क्या होगा, तो दोनों में एक्स और एक्स मान लोगे, है ना, यदि इक्वल दिया है नहीं तो कुछ रिलेशन दे देगा। और ओवरऑल 13.7 का जगह 10 किलो कैलोरी बाहर आया, मतलब 3.7 आयोनाइज करने में चला गया। तो एसिड प्लस बेस दोनों मिला के एक्स प्लस एक्स 2x मिला के 13.7 है, तो एक्स का वैल्यू आएगा 13.7/2। क्लियर? कंपेरिजन ऑफ टू एसिड्स दिया हुआ है, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी वो क्या होगा, जिसके आयोनाइजेशन में ज्यादा एनर्जी लगेगी मतलब वो उतना ही वीक हुआ। ओके नेक्स्ट, वो दे सकता है ये वीक एसिड प्लस वीक बेस, सॉल्ट प्लस वाटर तो आएगा, और डेल्टा दिया हुआ है कुछ 10.9 किलो कैलोरी, इतना आ गया। पूछेगा कि सेम सेम स्ट्रेंथ, या एक्स और एक्स डायरेक्ट दे रहे, सेम स्ट्रेंथ छोड़ो कंफ्यूजन होगा। डेल आयोनाइजेशन इसका भी मान लो दिया हुआ एक्स और इसका भी एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये मैं बोल रहा था। तो टोटल कितना हो गया, 2x प्लस वो डेल्टा आर रिएक्शन कितना है -13.7। दोनों का आयोनाइज करने में H प्लस और OH माइनस लाने में 2x लग गया, प्लस H प्लस और OH माइनस मिलकर 13.7 रिलीज किया, और ओवरऑल दैट इज -10.9। एक्स का वैल्यू हाँ 1.4। ये क्वेश्चन भी आता, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, जो अभी हम लोगों ने किया ना कि आयोनाइजेशन निकालो, वो एक क्वेश्चन देंगे। और एक वो भी दे सकते हैं कि डिफरेंट H प्लस OH माइनस दिया तुम्हें बताना है। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन,
इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो एडवांस में आएगा ही आएगा, वो तुम्हें ये क्वेश्चन आरसी मुखर्जी के सॉल्व में मिलेगा और यहाँ नोट्स में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आते रहता है, हर बुक में मिल जाएगा, अवस्थी वगैरह हर जगह, जो अभी करने वाले लोग। पहले तो एक याद कर लो, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्या लिखेंगे, देखो, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस की बात करें हम लोग, तो तुम्हें ये याद करना है, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, नॉट OH माइनस, इसका जीरो है। H प्लस बनेगा कैसे एक्वस, बताओ। इसका फॉर्मेशन लेना है तो 1 मोल फॉर्म करना है डायरेक्टली फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, H2 गैस है ना, तो हाफ H2 गैस लोगे। और तुम्हें ये क्या बनाना है, H प्लस एक्वस ना, मतलब वाटर भी लेना होगा, एक्वस मतलब लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर। H प्लस में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा, तो ये फॉर्मेशन इक्वेशन है किसका, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस। उसी तरह कोई बोले इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस एक्वस, उसका जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। Cl माइनस का एक्वस का जीरो नहीं होगा, केवल H प्लस का जीरो होता है, तो ये लर्न कर लेना, ये भी एक डायरेक्ट जेई मेंस में ऑब्जेक्टिव देते रहते हैं कि किसका, किस आयन का इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेते हो, H प्लस का, बाकी किसी का भी नहीं। जैसे Cl माइनस का लेना है तो क्या लोगे, एक्वस, फॉर्मेशन इक्वेशन, तो क्लोरीन लाओगे हाफ Cl2, किस स्टेट में आएगा, गैसियस, उसको इलेक्ट्रॉन देंगे Cl माइनस बनेगा, वाटर दोगे Cl माइनस बन जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस एक्वस हो गया, ये जीरो नहीं होगा, कोई भी आयन का जीरो नहीं होगा। क्लियर। सिमिलरली OH माइनस का दिया हुआ है, देखो OH माइनस के लिए क्या लिया, O2 लिया, H2 लिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक्वस। अब क्वेश्चन जो आने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस इज व्हाट, OH माइनस एक्वस इज व्हाट। अब तुम्हें उसमें क्या दिया रहेगा, ये इक्वेशन ले सकते हो तुम, H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस, जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, H2, इसका डेल्टा H कितना है, अभी बताया था, -13.7 किलो कैलोरी, डेल्टा H -13.7 किलो कैलोरी, और -57.1 किलो जूल, यही है ना। कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.18, तो केवल 4 से मल्टीप्लाई करो तो, हाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें दिख रहा है ना, 14 इंटू 456 समथिंग। ओके, तो ये H प्लस और OH माइनस हो गया, ये इक्वेशन है। अब किसी भी इक्वेशन को तुम क्या लिख सकते हो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ, जो कल बताया था, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे लिख सकते हो, नॉट है तो नॉट लिखो, OH माइनस, तो तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O विल बी गिवन, और ये वैल्यू मालूम है तुम्हारे पास क्या है, इसका वैल्यू मालूम है ना, ये कितना हो गया, -13.7, ये डेल्टा FH0, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया रहेगा, कुछ तो डेटा था कल यूज किया था ना हम लोगों ने, 285 यूज किया था शायद, तो वही ले लेते हैं, -57.1 -285 किलो जूल, ये ये एज्यूम कर रहे हैं, ये मुझे डेटा याद नहीं है, गिवन होगा, है ना। और इसको क्या मान लोगे, इसके बाहर हो गया, हाँ जीरो, इसको जीरो मान लो, तो ये आ जाएगा डेल्टा FH0 OH माइनस, तो ये एडवांस में देंगे ये क्वेश्चन, ये वाला क्लियर ना, ये डेटा चेक कर लेना, ये मुझे याद नहीं, सोच लो, क्लियर है सबको अभी।
ओके, ये तो हो गया। नेक्स्ट करें, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब ये तीन ही इंपॉर्टेंट है और एक बॉन्ड एनर्जी इंपॉर्टेंट है। अब ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट है, कहीं आ गया तो आ गया। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जस्ट गो फॉर द डेफिनेशन, नेम से मालूम चल रहा है। इंथैल्पी चेंज व्हेन व्हाट, वन मोल, वन मोल तो सबके लिए था। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हेन वन मोल इज फॉर्म, इंथैल्पी ऑफ कंबशन व्हेन वन मोल इज बर्न, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज, मतलब 1 मोल ऑफ H प्लस इज न्यूट्रलाइज्ड। ये भी क्या हो गया, when 1 mole of anhydrous or partially hydrated substance combines with the fixed amount of water to form stable hydrated compound। इसके एग्जांपल से क्लियर होगा, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, CuSO4 सॉलिड हो गया, प्लस इसको बनाना क्या है, CuSO4.5H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका, ये इनसाइड ट्रैप्ड होता है, ये सॉलिड बनाना ऐसे, ये सॉलिड ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए रिक्विजिट अमाउंट दो, 4H2O मत दो, 5 दो, जितना चाहिए उतना। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ये ब्लू कलर का हो जाता है, इन द वाटर -78.8 किलो जूल पर मोल। तो ये डेटा नहीं लर्न करना, डेटा केवल न्यूट्रलाइजेशन का 13.7 लर्न करना। तो ये डेल्टा एस नॉट हाइड्रेशन हो गया। अब MgSO4 का पूछा हाइड्रेशन क्या है, हाँ देते। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि MgSO4.7H2O सॉलिड होता है ये, है ना। तो इसके लिए कितना देना पड़ेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 वाटर लेता है, तो 7H2O लिक्विड देना पड़ेगा। तो ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगा। हाँ बोलो। सर मुझे पिछले वाले में एक छोटा सा डाउट था कि आपने बोला कि OH माइनस का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन है वो जीरो नहीं कंसिडर करना है ना। हाँ, केवल H प्लस को एज्यूम किया गया, बाकी हाँ, तो फिर हमने वो रिएक्शन में इसको जीरो क्यों लिया, H प्लस एंथैल्पी ऑफ को जीरो लिया, न्यूट्रलाइजेशन के। वो गलत हो गया होगा। H प्लस को मैंने जीरो लिया था, हो सकता है कोई और कर दिया था क्या। H प्लस को जीरो नहीं, लेना H होगा। प्लस OH माइनस को जीरो नहीं लेना है। नहीं नहीं, OH माइनस तो कैलकुलेट करना होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है कि OH माइनस का कितना होगा, वो कैलकुलेट करो। समझ में आया। तो H प्लस को जीरो ले लिया, बाकी डेटा अपने पास न्यूट्रलाइजेशन है, फॉर्मेशन है, H प्लस जीरो मान लो, जो बचा OH माइनस बचा। तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के जिसमें भी कैलकुलेट करना होता है उसमें हम OH माइनस को जीरो नहीं लेंगे ना। नहीं नहीं, केवल H प्लस ही जीरो होगा, बाकी कोई भी आयन जीरो नहीं है। हाँ, और सब ठीक। आयन का कैलकुलेट करने का आता है क्वेश्चन की, कैलकुलेट करो। हम्म, ठीक है। हाँ, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो गया। नाउ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनाते हो, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सॉल्यूशन मतलब लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, और ये क्या होगा, रिक्विजिट अमाउंट। MgSO4 में 7 मोल H2O डाला तुमने, क्योंकि MgSO4.7H2O होता है। तो यहाँ जो डेलेस न्यूट्रलाइज डेलेस जाएगा उसको डेल्टा एस नॉट हाइड्रेशन बोलेंगे, है ना। रिक्विजिट अमाउंट, जितना चाहिए उतना ही दो, क्लियर ना। और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ वाटर इज गिवन, तब तो सॉल्यूशन बनेगा ना। देखो, चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे एक्सेस दो, NaCl सॉलिड तुम 1 मोल लेना है, 1 मोल तो हर जगह है, जो भी इंथैल्पी है मोलर इंथैल्पी उसमें हर जगह 1 मोल लेना है। तो मतलब 58.5 ग्राम NaCl लिया तुमने। और एक्वस मतलब लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर मतलब 58 के लिए 5 लीटर वाटर डाल दो, तो ये क्या होगा, NaCl एक्वस। तो 5 लीटर डालोगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा है, उसमें पूरा डिजोल्व हो जाएगा। इसको हम लोग डेल्टा एच सॉल्यूशन बोलेंगे, वो देता है पॉजिटिव। इनफैक्ट इसमें क्या होता है ना, इसका लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे देखोगे तो फर्क पड़ जाता है। क्या हो जाता है कि NaCl का इसका लैटिस एनर्जी जो होता है -179, और हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, उल्टा कर दी, हाँ लैटिस एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है 180, और हाइड्रेशन एनर्जी -179। हाइड्रेशन एनर्जी
शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तब सॉल्युबिलिटी होता ना। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चाहिए था? हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ऐसे होना चाहिए ना। हाँ, तो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी है, तो ये 179 और ये 180 है। तो 180 मिलता तो वो हाइड्रेट होता, बट यहाँ पर तो 179 ही वाटर दे पाएगा, तो रेस्ट 1 किलो कैलोरी कहाँ से लेगा वो? रेस्ट 1 किलो कैलोरी, रेस्ट 1 किलो कैलोरी will be taken हाँ बताओ, टेकन फ्रॉम वाटर, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीजेस। ये जस्ट लाइक एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया। एडियाबेटिक में भी क्या था? वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यहाँ भी डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस एट द वर्क ऑफ इंटर एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी से 1 किलो कैलोरी ले लिया तो गैस कूल हो जाएगा, यही है ना। हाँ हाँ, दैट लैटिस डिसॉल्व हो जाता है ना। NaCl को वाटर में डाल के देखो क्या होता है, डिसॉल्व होता है ना। यू टुक डेल्टा इट्स फॉर्मेशन ऑफ H2S0, अरे H2H0, हाँ। H2 का एलिमेंट का जीरो है यार, या एलिमेंट में सबका जीरो है, आयन में केवल H प्लस का जीरो है। H2 गैस, Cl2 गैस, Br2 गैस, Br2 लिक्विड, ये सब का जीरो है। एलिमेंट्स का बता चुका मैं किस किस एलिमेंट का जीरो होगा जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे सल्फर में रोम्बिक है, तो केवल सल्फर रोम्बिक लिखे तो भी जीरो लो, एसेट लिखे तो भी जीरो लो, P4 ले तो भी जीरो लो, P लिखे तो भी जीरो लो, वो फॉर्म एग्जिस्ट करता है। हाँ, बट आयन में, एलिमेंट में सबका जीरो है। आयंस में एक ही आयन का जीरो मानते हैं हम लोग, H प्लस का। उसके रेस्पेक्ट से OH माइनस का कैलकुलेट कर लो, Cl माइनस का कैलकुलेट कर लो, उसके H प्लस के रेफरेंस से सबका कैलकुलेट हो जाता है। हाँ, तो इसमें वाटर का टेम्परेचर कम होता है, तो डेल्टा सॉल्यूशन NaCl डालोगे तो कूल हो जाता है। हाँ देखो वहां पे वही दिया हुआ है, क्या गिवन है? NaCl प्लस एक्वस, डेल्टा सॉल्यूशन पॉजिटिव है ना। मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो सोचो NaCl डिसॉल्व करते हो तो तुम हीट तो करते नहीं हो। NaCl को वाटर में डिसॉल्व करना है तो डाल के छोड़ दो तो अपने डिसॉल्व हो जाता है। हीट करते नहीं है फिर भी अपने आप डिसॉल्व हो रहा है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिला? एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। वाटर से लिया तो कूल हो जाता है, और वही Na2SO4 को डालो तो धीरे धीरे वो हॉट हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। तो हीटिंग इफेक्ट क्यों हुआ? यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर है देन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इतना एनर्जी देता है कि ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो जा रहा है वो। यही है ना, हाइड्रेशन एनर्जी इतना एनर्जी दे रहा है कि ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज। ओके। हाँ, अब देखिए हम लोग NaCl का वही दिया हुआ उसमें, क्या दिया हुआ? NaCl सॉलिड है, लैटिस एनर्जी पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस सॉल्यूशन दिया हुआ, क्या क्या होगा? लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस Cl माइनस, यही है ना। ओके, नाउ इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? देखो, चेंज इन इंथैल्पी, कब चेंज इन इंथैल्पी? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व, है ना। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे कि ये हर बुक में दिया हुआ नहीं है, यहीं पे है, तो इसको देख लो। हाँ,
HCl गैस हो गया, उसको 5 मोल ऑफ वाटर में डालो तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? -63.5। इंटीग्रल मतलब धीरे धीरे इंटीग्रेट करते जाओ, ऐड करते जाओ। फिर उसको 10 मोल H2O में डाला, एनर्जी रिलीज कितनी होगी? -69.5। पहले से ज्यादा रिलीज हुई। 40 मोल H2O में डाला तो पहला कॉन्क सॉल्यूशन हो गया था, है ना, पूरा डिसॉल्व नहीं हो पाया। 40 डाला तो ऑलमोस्ट 100% डिसॉल्व होने लगा, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? -73 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट नोट्स में देखो क्या दिया हुआ कि जब 200 मोल पुट किया गया, एकदम एक्सेस कर दिया गया, तो अभी -74.2, मतलब वाटर कितना भी डालते जा रहा हो हीट रिलीज उतना नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और एक सर्टेन समय के बाद एकदम फिक्स हो जा रहा है, वाटर कितना भी डालो फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि डिजोल्व हो चुका पूरा। स्टार्टिंग में डिजोल्व नहीं हो रहा था ना। जैसे लाइम ले लो, CaO ले लो, उसमें वाटर डालोगे तो धीरे धीरे हिसिंग साउंड के साथ हीट बाहर आएगा। तुम अमाउंट डालते जाओ, हीट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एक सर्टेन समय के बाद हीट आना बंद हो गया। क्यों? वो पूरा डिजोल्व हो चुका, कंप्लीटली COH ट्वाइस बन चुका है वो। अब कितना भी वाटर डालो क्या फर्क पड़ रहा है? वही यहाँ पर है, HCl गैस है एक्वस, मतलब लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर अब डालते जाओ, 75.15 आ गया, फिक्स हो गया। इंटीग्रल में क्या हो गया तुम्हारा? डेल्टा H जब तुमने किया, और ये वॉल्यूम आप सॉल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो डेल्टा H बढ़ते गया, एक समय के बाद फिक्स हो जाएगा। अब ये डेल्टा H सॉल्यूशन पे आ गया, अब तुम कितना भी वाटर डालो कोई फर्क नहीं। हाँ अब बताओ, ये क्लियर हुआ? ओके यस। नेक्स्ट, इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। मतलब कि कोई एक पार्ट ले लो, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। जैसे HCl + 40H2O कितना आया था? -73 किलो जूल। तो उसको इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन नहीं बनाया ना, सॉल्यूशन में क्या हो गया, एक लार्ज एक्सेस तक चले गए। डाइल्यूशन मतलब अच्छा कि 1 मोल HCl लिया, 40 मोल वाटर, तो कितना रिलीज हुआ, उसको एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहा। वही क्या है ना, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डाइल्यूटेड फ्रॉम वन स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टू अनदर। जैसे HCl + 35H2O, ये जो एनर्जी रिलीज हो गया इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन हो गया, कि इतना डाइल्यूट किया तो कितना आएगा, और लार्ज एक्सेस डाइल्यूट किया तो सॉल्यूशन हो गया। तो अभी जो किया इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कई बुक्स में नहीं गिवन है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे लीव कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, यहाँ कुछ क्वेश्चन थे वो भी कर सकते हो। हाँ अगेन एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग जो एडवांस में आएगा ही आएगा, IIT में कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है सब ये सब। वो देखें क्या क्या है। वो है मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ कंबसन। मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा UC by बॉम कैलोरीमीटर। हाँ, इस कैलोरीमीटर से करेंगे तो यूजुअली हम लोग का ऐसा कैलोरीमीटर होता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या होगा ना कि एक कंटेनर ले लो, ऐसे इन सिंपल हम बता दें फिर यूज करते हैं हम लोग। ऐसे हो गया, इसमें किसी चीज को एक्सप्लोड करोगे तो वो मान लो ये कॉपर का वेसल बना हुआ है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। या कोई 12 ग्राम कोल को लेकर बंद कर दो, कार्बन को बंद करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, बट ये क्लोज कंटेनर है, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी क्लोज कंटेनर में वर्क डन तो है नहीं, उसके इंटरनल एनर्जी में गया, तो इंटरनल एनर्जी किसका बढ़ेगा? कॉपर का बढ़ेगा। तो इसका मान लो MS दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास दोनों दिया हुआ है, तो चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर मालूम चल गया कि अच्छा इसका टेम्परेचर 25 था, 25 से हीट होकर 125 चला गया, मतलब 100 डिग्री बढ़ गया, तो यहाँ पे 100 डिग्री कर देंगे। तो जो हीट रिलीज हो गया ये डेल्टा ई कितना होगा? इसी का माइनस होगा, -MS डेल्टा टी। और एक बार डेल्टा ई आ गया तो तुम डेल्टा एच निकाल सकते हो, डेल्टा ई + डेल्टा NGRT।
तो ये क्वेश्चन एडवांस में लोग देंगे ही देंगे, ये आईआईटी में कई बार का आया हुआ क्वेश्चन। इसी को थोड़ा ठीक से देखो क्या क्या दिया हुआ। स्लोली देखते हैं क्या क्या। देखो क्या किया मैंने, कैलोरीमीटर 2 दिया हुआ, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, अब ये जेई एडवांस में कभी आया तो आया। और दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, ये हर आईआईटी में बार बार आते रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। नाउ फर्स्ट जनरली यूज्ड फॉर व्हाट, डेल्टा इज न्यूट्रलाइजेशन, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, सिलेंडर पिस्टन लगा दो, पिस्टन बाहर 1 एटीएम रहेगा वो फिक्स रहेगा, या बाहर पिस्टन के ऊपर जो वेट रख दोगे उतना प्रेशर फिक्स रहेगा। या डेल्टा एच सॉल्यूशन निकालना है, डेल्टा एच हाइड्रेशन निकालना है तो। और दूसरा क्या हो गया, जनरली यूज फॉर कंबसन, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, तो कंबसन वाला ही आने वाला है। अरेंजमेंट देखो कैसे किया उसने, अभी जो मैंने बताया एक बार देख लो क्या क्या दिया। कैलोरीमीटर, एक रिजिड वेसल दिया है, इसको बॉम्ब बोला हुआ रिजिड वेसल है, उसमें किसी भी चीज को बर्न किया जा रहा है, इग्निशन वायर देके उसको इग्नाइट कर दिया गया, ऑक्सीजन एक्सेस दिया रहेगा तो बर्न कर पाए, उस सब्सटेंस को बर्न करोगे तो उससे हीट निकल के किधर जाएगा, वो आसपास के सराउंडिंग का करेगा। फिर थर्मोमीटर लगा हुआ है जो टेम्परेचर चेंज बताएगा कि कितना हो गया, है ना। हाँ, अब देखो इसमें क्या होगा फिर। तो इनिशियल टेम्परेचर पहले मालूम था कि T1 है, फाइनल टेम्परेचर वाटर का T2 हो गया, तो T1 से T2 पे आ गया वो। तो कितना टेम्परेचर रेज हुआ वाटर का जो आसपास सराउंड किया हुआ था, T2 माइनस T1, तो उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्व किया, MS डेल्टा T से आएगा। तो QC का क्या क्या दिया हुआ देखो, हीट रिलीज्ड ड्यू टू कंबशन प्लस हीट गेन बाय बम एंड वाटर इक्वल टू 0, जितना कंबशन में उसने रिलीज किया उतना ही ये दोनों मिलके एब्जॉर्व करेंगे ना। हीट रिलीज्ड ड्यू टू कंबशन मतलब Q एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसने रिलीज किया, वो कहां पे चला गया, कुछ तो वेसल ले जाएगा कुछ वाटर ले जाएगा, तो जो वेसल जिसमें बर्न किया गया वो उसमें चला गया, तो उसका कितना हो गया M, जो बॉम्ब इसको बोल रहे हैं, और C बॉम्ब ये हो गया इंटू डेल्टा T, ये वेसल का एनर्जी, क्लियर। प्लस निगेटिव क्यों, हीट रिलीज किया है ना इसने, माइनस वाटर का ले लो, M वाटर C ऑफ वाटर, यही है ना, इंटू डेल्टा T। तो QC का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा T कॉमन कर लो, तो ये सबको मिला के एक कांस्टेंट क्वांटिटी जेड इंटू डेल्टा T, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T। जेड क्या होगा, हीट, हाँ क्लियर है ना, ओके। हीट कैपेसिटी ऑफ एंटायर कैलोरीमीटर सिस्टम, यही है ना। किसी का वैल्यू इस तरह से आएगा। इतना क्लियर हो गया कैसे किया हम लोगों ने। ओके अभी हाँ बताओ। हाँ M और S था ना, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T, यही Q था ना, MS डेल्टा T या MC डेल्टा T। माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि Q का वैल्यू क्या होगा, जो उसने हीट रिलीज किया वो निगेटिव ही आएगा ना, QC बेसिकली डेल्टा E होगा, तो डेल्टा E क्या होगा, पॉजिटिव आएगा क्या, यदि किसी भी चीज का कंबशन करोगे तो एनर्जी रिलीज आएगा ना। हाँ तो ये क्या था,
सी कैसे भूल सकते हो तुम लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मास हो गया, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे। हाँ, अब एक बार ये डेल्टा ई मालूम चल जाए तो डेल्टा एस निकालना, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी का आते रहा है बार बार। इस पे वो क्या करेगा ना, किसी भी चीज को क्लोज कंटेनर में बंद कर देगा, बोलेगा इतना एनर्जी रिलीज हुआ, तो वो समझना बम कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर है, कोई भी क्लोज कंटेनर है ना, तो जो एनर्जी रिलीज दिया रहेगा वो डेल्टा ई है। वो ये भी करेगा ना कि 5 मोल को बंद किया तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ, तो तुम मोलार ले आओ कि 1 मोल को बंद करने से कितना आता। 5 मोल को बंद किया 1000 जूल रिलीज हुआ, तो डेल्टा ई क्या लोगे? 5 मोल को बंद किया तो 1000 जूल रिलीज हुआ, तो उसका डेल्टा ई -1000 नहीं होगा, -1000/5 पर मोल कितना हो गया, मतलब मोल से डिवाइड करो। मोल फ्रैक्शन में भी हो सकता है हाफ मोल ले ले। हाँ, तो पर मोल जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा ई। तब वो बोलेगा कि उसको ओपन एयर में बंद करें तो क्या एनर्जी आएगी। जैसे एक कोल के पीस को 12 ग्राम, मान लो 60 ग्राम कोल को तुमने बंद कर दिया क्लोज कंटेनर में, 1000 जूल रिलीज हुआ, बट उसको ओपन में बंद करते तो क्या एनर्जी रिलीज होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जब ओपन में बंद करोगे तो डेल्टा एच कहलाएगा, और क्लोज में किया तो वो डेल्टा ई हो गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज वहां पे दिया रहेगा कितना एक चीज हो गया, बट वहां पे माइनस लेना मत भूलना, एक तो माइनस लेना भूलोगे तुम लोग, दो मिस्टेक होगा। एक तो डेल्टा ई माइनस करना है, वो भी मोलार लेना है, फिर डेल्टा एच भी पर मोल का ले आओ, कितना आएगा। जैसे 5 मोल को बंद किया 1000 जूल रिलीज हुआ, 1 मोल से 200 जूल रिलीज हुआ, तो डेल्टा ई -200 लेना। अब इसमें भी डिफरेंस आएगा कि -200 किलो जूल होगा ये। अब तुम्हें बोल जाएगा कि डेल्टा एच क्या होगा, तो डेल्टा एच विल बी डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये किलो जूल होगा और आर का वैल्यू 8.314 पुट करके हम लोग आ जाते हैं, 22,000 करना होगा तब किलो जूल होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट का मिस्टेक होता है, डेल्टा ई एक निगेटिव लिखना भूलते हो, और ये सिंस किलो जूल है तो आर का वैल्यू 8.314/1000 लेंगे, तो जब क्वेश्चन करेंगे तभी होगा। क्वेश्चंस पे देखते हैं कहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन। बॉन्ड एनर्जी भी करना है। हाँ, इसमें रॉन्ग करके आएंगे, जिसको ये डेटा याद नहीं रहेगा किस किस पॉइंट पर रॉन्ग होगा। कैसे करूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाता हूँ, क्वेश्चन कहाँ ढूंढूंगा, देखो। हाँ, मिल जाएगा वो, आईटी प्रीवियस ईयर आईटी जेई में तो भर के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ये बार बार आया हुआ बेंजोइक एसिड इन क्लोज कंटेनर, 1 ग्राम ले लेता हूँ, 1 ग्राम बेंजोइक एसिड इन क्लोज कंटेनर। गिब्स कितना हो गया, कुछ ले लो, -20 किलो जूल एनर्जी, 20 किलो जूल एनर्जी है ना। तो तुम्हें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, या डेल्टा एच इक्वल टू व्हाट, या बेंजोइक एसिड ऑन कंबशन, कंबशन इन ओपन एयर कितना आएगा, या ओपन कंटेनर में कितना होगा, मतलब डेल्टा एच कितना होगा। डेल्टा एच तो कांस्टेंट प्रेशर पे था ना ओपन कंटेनर की बात करें, तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास 123 है। तुम्हें क्या लेना होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा डेटा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो तुम्हें बेंजोइक एसिड का डेल्टा ई कितना लोगे, डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा, पहले तो वो निकालो, फिर डेल्टा एच विल बी डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये करेंगे। डेल्टा ई कितना हो जाएगा,
बेंजीन वगैरह सब लिक्विड होता है, हैवी है ना, सब लिक्विड है। तो पर मोल कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है ये? तो ये 1/23 मोल से, ये जब लिखेंगे हम लोग डेल्टा ई का वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस, है ना, या ऐसे समझो 1/123 मोल से 20 किलो जूल रिलीज्ड। तो 1 मोल से कितना आएगा? माइनस 123 इंटू 20 किलो जूल ना। तो ये जो हो जाएगा डेल्टा ई का जो वैल्यू हो गया -123 इंटू 20 किलो जूल। तो ये माइनस साइन मत भूलना, इस पे ध्यान देना। और हाँ, डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा ई -123 इंटू 20 प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कितना होगा? यहाँ वैल्यू लिखने में भी याद रहना चाहिए, लिक्विड है। बेंजीन, बेंजोइक एसिड, 6 7 कार्बन है, सब लिक्विड है। और ये लिक्विड है। वाटर भी अभी तक कई बार तुम्हें गैस लिखते रहोगे, अब आदत होना चाहिए कि लिक्विड है, होता है ना, क्योंकि 25 डिग्री मान के चलना। 7 - 7.5 डेल्टा एन जी यही है ना। आर का भी वैल्यू मिस होगा क्योंकि ये किलो जूल था, तो बाई 1000 करना मिस होगा। इनटू टेम्परेचर दिया हुआ था ठीक, नहीं तो 25 ले लेना, 298, है ना। तो यहाँ पे दो मिस्टेक पॉइंट कौन से है अच्छे से समझ लेना। एक तो ये माइनस साइन मिस करोगे, और ये 1000 मिस करोगे, ये दोनों पे ध्यान रखना। आईआईटी इसीलिए इतने साल से देते आ रहा है। किसी भी चीज को क्लोज कंटेनर ओपन में किया तो इतना आया, तो क्लोज में क्या आता, ऐसे क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाँ, क्लोज कंटेनर। वो कई बार ओपन कंटेनर में दे देगा, मतलब डेल्टा से दे देगा, क्लोज में क्या आएगा ऐसा पूछेगा। हाँ अनुष्का बोलो। सर अगर डायरेक्टली ओपन कंटेनर का पूछा है तो जो हीट रिलीज करेगा वही डेल्टा एच होगा ना, मतलब डेल्टा ई लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ओपन पूछा मतलब कि हीट एंथैल्पी क्या था? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपी था ना। हाँ तो उसको कांस्टेंट प्रेशर पे रखेंगे तो क्या हुआ? तो ओपन एयर में तो प्रेशर कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेयर। हाँ हाँ। तो वो डेल्टा एच ही कहलाता फिर। हाँ। तो किसी भी प्रोसेस का डेल्टा एच पूछ सकते हैं, भले वो एडियाबेटिक क्यों ना हो। एडियाबेटिक हो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर पे लेते तो क्या होता। ओके, नेक्स्ट देखो। अब ये कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर देखो कैसे बनाया हुआ है। कोई सिलेंडर पिस्टन डाल के बना दिया गया, यही है ना। तो रिएक्टेंट फोर डेल्टा एच सीवी, एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर इसको बाद में करेंगे, ये कई बुक में है नहीं, छोड़ दो इसे। नेक्स्ट पेज पे जाओ। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। एक्स्ट्रा लेक्चर। कल का क्या शेड्यूल है तुम लोग का, बताओगे? 5 7 तक बोलो। सर हमें 1 ग्राम का डेल्टा एच निकालना था ना। नहीं नहीं, 1 ग्राम को बंद किया तो इतना रिलीज हुआ था। डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच मतलब मोलर इंथैल्पी क्या है। अच्छा। 1 मोल का डेल्टा ई ले लिया, तो उससे 1 मोल का फिर ले लिया हम लोगों ने। हम्म। इसमें भी डेल्टा एच पूछ सकता है कि 5 मोल का क्या है, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 बाद में। हाँ, कल का ठीक। शेड्यूल बता दो मुझे। 7 तक तुम तो बोल रहे हो। कल का क्या शेड्यूल है बता दो डायरेक्ट। कब से कब लेक्चर है, क्या है? या ठीक है, मैसेज में लिखो जिसका भी। आज कोई लेक्चर नहीं है।
हाँ तो इवनिंग में रखते हैं। ट्वेल्व को ऐसा आ रही है, ठीक है। इवनिंग में कितने बजे रख दूं एक? तो ठीक है, आज केमिकल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे हम लोग। 5 to 6:30, हाँ चलेगा। वेंसडे है ना, हाँ ठीक है। 4:30 to 6:30 पे कुछ लोग सेंटर पे जा रहे हो। ओ तब तो मुश्किल है, हाँ। आज इवनिंग की जगह कल इवनिंग लेना। कल कौन सा? अच्छा कल तो मेरा लेक्चर रहेगा, फिर फ्राइडे वाला कन्वर्ट होगा। पिछले बार की तरह ले सकते हैं फिर। फ्राइडे को एसआरजी लेक्चर को केमिकल इक्विलिब्रियम उसमें ले लेते हैं। या फिर आज बोलोगे तो आज तो सब जा रहे हो, या कुछ ना कुछ कर दो। फ्राइडे फ्राइडे सब नहीं जा रहे हैं, हाँ बट कुछ लोग जा रहे हैं ना, तो मिस होगा। कितने लोग जा रहे हैं सेंटर पर आज? 6 to 8 इज ऑल्सो ओके। 6 to 8 या 6 to 7:30 चलेगा क्या सबको? नेक्स्ट वीक में केवल डाउट करेंगे ना। हाँ रेन, नेक्स्ट वीक केवल डाउट कर लेंगे ना। अभी कर दूंगा तो तुम लोग को टाइम मिल जाएगा, 7 डेज अच्छे से सॉल्व कर लोगे। पिछले बार कैसे किया था? एक वीक पहले सिलेबस खत्म कर दिया था, एक वीक पूरा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहे, तो उसका इफेक्ट आया ना मार्क्स पे। तो फिर वो तीनों हाँ ठीक है ना, फ्राइडे को ही कन्वर्ट करते हैं। छोड़ो, फ्राइडे जो है ना 5 to 6:30 वाला लेक्चर। फ्राइडे का 5:30 ना। बट सब तो जा नहीं रहे हो तो कितने लोग जा रहे हैं? 6 बजे तक लौट के आएंगे क्या कि 6:30 से? नहीं, फिर इतना जल्दी लौट के नहीं आ पाओगे तुम लोग। छोड़ो, फ्राइडे चलेगा। 5:30 to 7 लेंगे हम लोग। एसआरजी की जगह मैं वो लूंगा। और फिर अगले 3 सेशन में हम लोग का मैक्सिमम एक सेशन और जाएगा वहां पे, ट्यूसडे वाला। और वेडनेसडे को डाउट्स आ जाएगा पूरा वो। हाँ टाइम लग जाएगा वापस आने में। आई अंडरस्टैंड। ओके। टुडे 2:30 to 4:30 यू मीन वसुधा? हाँ ये भी चलेगा। आज 2:30 से 4:30 मैथ्स लेक्चर है। नहीं है। 1 to 1 मीटिंग है फ्रॉम 3 o'clock। सब में प्रॉब्लम है, छोड़ो फ्राइडे रहेगा। चलो फिक्स फ्राइडे। 5:30 to 7। हाँ 1 to 1 सेशन है तुम लोग का, ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ये तो कर देता हूँ, थर्मो तो कर ही लोगे अभी। फ्राइडे 5:30 to 7 वाला लेक्चर एसआरजी का कन्वर्ट होगा नॉर्मल लेक्चर में। ओके। अब लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये दोनों लॉ तुम समझ चुके हो क्या है? ये लॉ मालूम है चाहे नहीं है? मा- देखोगे तो मालूम होगा। हाँ, लेवोजियर एंड लॉपलेस लॉ क्या है देखो। उसने क्या बताया था
कि फॉरवर्ड का क्या दिया हुआ है, H2 गैस प्लस O2 गैस, H2O देता है -x किलो जूल, रिएक्शन को उल्टा करोगे तो एनर्जी उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। फॉरवर्ड में जितना रिलीज किया बैकवर्ड में उतना ही रिलीज एब्जॉर्ब करेगा, राइट। ये लेवोजियर लॉ है, इसका यूज बहुत पहले से ही करते आ रहे हो तुम, है ना। कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लो x किलो जूल रिलीज हुआ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, यही दिया हुआ है ना। दूसरा क्या है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। उसने बोला कि चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेम whether reaction takes place in 1 step or 2 step or 5 step। रिएक्शन एक स्टेप में करो, 2 स्टेप में करो, 5 स्टेप में करो, चेंज इन एंथैल्पी हमेशा रिएक्शन का सेम होगा, डेल्टा एच रिमेन्स सेम। तो ये चीज हो गया कि तो और इसके जैसा हो गया ना, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही हो गया ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, चेंज एक स्टेप में हो या 5 स्टेप में हो, चेंज सेम आएगा। इसका मतलब सिंपली क्या हो गया, रिएक्शन में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे उसने दो रिएक्शन लिया, कौन सा लिया, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, यही है ना। ये दे रहा है H2O गैस, इसका डेल्टा RH1 मान लो कि -x किलो जूल हो गया पर मोल। और इसी रिएक्शन को एक दूसरा ले लिया, H2O गैस से H2O लिक्विड आ गया, तो तुम ये इसका डेल्टा RH आ गया -y किलो जूल। उसने बोला कि दोनों ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये H2O कैंसिल हो जाएगा, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट H2O लिक्विड। तो डेल्टा RH जो आएगा ये दोनों का एडिशन आएगा, -x -y, दोनों ऐड कर दो। मतलब सिंपली टू रिएक्शंस में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और कुछ नहीं है सर। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स उतना ही आएगा। जैसे H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट H2O लिक्विड, जितना एनर्जी रिलीज है उसको दो स्टेप में करो, एक बार H2O गैस बना दो, फिर गैस से लिक्विड बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी उतना ही रिलीज होगी। इसका यूज पहले से करते आ रहे हैं हम लोग, है ना। इसका एप्लीकेशन देखो इस लॉ का, तो दोनों लॉ सिंपल है, दोनों का यूज पहले से कर रहे हैं। कि फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे एक्सो है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडो होगा, उतना ही लेवोजियर लॉ, है ना। और दूसरा हो गया ये, इसका एप्लीकेशन आते रहता है। नहीं, ये लॉ क्यों पूछेगा वो, एप्लीकेशन क्या होता है कि वही रिएक्शन क्या होता है, एक स्टेप में हो चाहे कई स्टेप में हो, फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एच रिमेन सेम। तो पहला हो गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस वो कितना होगा, C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट CO गैस। हाँ, तो डेल्टा RH नॉट विल बी व्हाट, ये पूछा हुआ है। और तुम्हें क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C सॉलिड एंड CO गैस इज गिवन, कितना होगा। ये दो दिया हुआ है तो कैसे आ गया, ये कल भी किया था हम लोगों ने, कल इसको क्लियर किया था ना, इक्वेशन लिखा दोनों को और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, कल लास्ट में दोनों इक्वेशन लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ भी वही है, देखो दोनों इक्वेशन लिखा फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन 1 - 2 से आ गया तुम्हारा। उसी तरह इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड चाहिए, तो उसका फॉर्मेशन इक्वेशन लिखा हुआ है, और इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है किसका, कार्बन का और सबका, तो वो दो इक्वेशन लिखा उसका, फिर वही ऐड सब्ट्रैक्ट करके आ गया, वही जो कल किया था सेम। तो जो कल किया था वो हेस लॉ था, बस नाम तुम्हें नहीं मालूम था, नाम आज मालूम चल रहा है। क्लियर हुआ सबको। ओके, हाँ, अब करें हम लोग बॉन्ड
dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy एंड बॉन्ड इंथैल्पी, इसकी बात करें तो इससे भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या हो गया, जैसे तुम्हें HOH ले लोगे, इसको ब्रेक करने में मान लो x किलो जूल लगा, तो किधर हो गया, पहला बॉन्ड एनर्जी ब्रेक किया तो HO रेडिकल और H रेडिकल में ब्रेक हुआ, दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 आ गया। फिर अब इसको फर्दर ब्रेक कर दो, यहाँ y किलो जूल देना पड़े, y किलो दिया तो H रेडिकल अलग, O रेडिकल अलग, सब अलग अलग हो गए। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड एनर्जी वो क्या होता है, हमेशा एवरेज निकालते हैं ऑफ OH बॉन्ड, कितना हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। जैसे CH4 हो गया, मान लो कि इसको ब्रेक करने में एक को 10 लग गया, एक को 20 लग गया, एक को 30 लग गया, एक को 40 लग गया, तो बॉन्ड एनर्जी होगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 बाई 4। मतलब इसको ब्रेक करने में x किलो जूल, इसको ब्रेक करने में y किलो जूल, इसको Z, इसको W। तो बॉन्ड एनर्जी एवरेज क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बाई 4, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ऐसे NH3 का भी उसी तरह से दिया हुआ। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, enthalpy of formation of Cl gas, enthalpy of formation of Cl gas will be what। तो इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, Cl गैस फॉर्म करना है किससे, एलिमेंट से। एलिमेंट क्या है, Cl2 इन इट्स दिस स्टेट, Cl2 ये होगा ना, तो हाफ Cl2 से Cl आ गया, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। यही इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये किसके इक्वल होगा, हाफ बॉन्ड एनर्जी या हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ब्रेक हो गया ना। ये जो हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl गैस इज सिंपली हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2। हाँ, अब बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। यस, ओके। हाँ, तब इसका यूज कैसे करेंगे वो देखो। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब क्या होता है, सबको एटम में कन्वर्ट करो। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है ना, एटम में, जैसे Na सॉलिड हो गया तो उसको Na गैस बना, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया, उसको एक एक एटम ब्रेक कर दिया गया, यही हो गया ना। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सी गैस का क्या होगा, ये क्या होगा, डेल एटोमाइजेशन H Na सॉलिड। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 गैस, तो H2 गैस को एटम में कन्वर्ट करो, तो ये रिएक्शन क्या होगा, जो भी उसको एटम में ले जाओ, तो यहाँ पे 2H गैस करोगे तो हो जाएगा ना इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 गैस, तो CH4 गैस को एक एक एटम अलग करो, तो क्या करना होगा, CH4 को ब्रेक करोगे तो कार्बन अलग, चारों हाइड्रोजन अलग, ऐसे एक एक को ब्रेक करना है, यही होगा ना। हाँ, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऊपर वाला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये सब्लिमेशन हो गया, सबका नेम अलग लगाएगा। ये कितना आएगा, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ना, ये कितना होगा, एक बॉन्ड एनर्जी, और ये डेल एच सब्लिमेशन भी तो बोल सकते हो इसे। एटोमाइजेशन मतलब क्या होगा, उसका एक एक एटम तोड़ तोड़ के अलग कर दो तो कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन।
तो बॉन्ड एनर्जी के लिए तुम्हें गैसियस में लेना पड़ेगा, तब बताओगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से क्या हो गया कि जैसे कि इसका डेल्टा एच जब भी हम लोग निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं डेल एच एटोमाइजेशन रिएक्टेंट माइनस डेल एच एटोमाइजेशन प्रोडक्ट। अब ये तीसरा टर्म है जो आ रहा है, अभी तक डेल एच का दो आया था, बॉन्ड एनर्जी क्या क्या आया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंबशन का क्या डेटा आ गया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कैसे, एक एग्जांपल देखो, H2 है, Cl2 है, HCl बनेगा, ये HCl बनेगा, ऐसा बनाना। इसको जब तुमने ब्रेक किया 2H, मान लो कि 20 जूल रिलीज 20 जूल देना पड़ा। Cl2 को ब्रेक करने में सपोज कुछ 10 जूल देना पड़ा, है ना। ये 2Cl रेडिकल आ गया। अब ये जब दोनों कंबाइन करेगा H और Cl, तो क्या करेगा, H और Cl कंबाइन करके 2HCl बना, तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज कितना होगा, एक HCl का मान लो 35 किलो जूल, तो दूसरे का भी 35। तो हाँ, तो ये दोनों मिलके जब एक HCl बनेगा तो 35 किलो जूल रिलीज। 2 मोल HCl है, मतलब 70 किलो जूल रिलीज। अब बताओ ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ, तुमने कितना एनर्जी दिया, 20 + 10 30 जूल दिया, 30 जूल दिया, किलो जूल ले लो, 30 किलो जूल दिया, और रिलीज कितना हुआ, 70 किलो जूल। हाँ, तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या आएगा, निगेटिव ना। तो जब डेल्टा एच निगेटिव आएगा तो कैसे आएगा, तुमने बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट किया, क्योंकि सब गैस था, तो ये बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हो। डेल्टा एच एटोमाइजेशन बॉन्ड एनर्जी होगा जब सबके सब गैसेस हो, नहीं तो सब्लिमेशन वगैरह कुछ कुछ आएगा तो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे। यही हुआ ना, तो ये कितना हो गया, 30 - 70, तब -40 किलो जूल आएगा। तो माइनस तभी आता जब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। तो मालूम चल रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, 30 किलो जूल हम लोगों ने दिया, 70 किलो जूल रिलीज हुआ, मतलब 40 किलो जूल रिलीज हुआ। रिलीज मतलब डेल्टा एच निगेटिव। निगेटिव कब आएगा, जब बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करेंगे। हाँ, अब बताओ, इसमें क्लियर है, क्लियर हुआ सबको। यस, रिएक्टेंट का हमेशा 1 मोल होना चाहिए, क्या, किसके लिए, अरे बॉन्ड एनर्जी के लिए, एटोमाइजेशन के लिए तुम बोल रहे हो, अच्छा उससे मैं पूछा होगा। हाँ, एटोमाइजेशन के लिए वही है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को एटम में ब्रेक कर दो, एक एक एटम अलग कर दो। हाँ, तो तीसरा फॉर्मूला भी क्लियर हो गया ना। तो ये 3 फॉर्मूला मालूम है, तो थर्मो का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या करना होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और मोर स्पेसिफिक ये लिखो, बॉन्ड एनर्जी की जगह लिखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। इमेजिन कर लो, क्यों, एटोमाइज करने में पहले एनर्जी देना पड़ा रिएक्टेंट में, और जब प्रोडक्ट किया बना तो उतना एनर्जी वो प्रोवाइड किया तुम्हें, यही हुआ ना। हाँ, फॉर्मेशन कंबशन नाउ एटोमाइजेशन, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, बट वो लोग बहुत उलझा के देंगे। जो मेरे नोट्स में बहुत इजी वे में कोई भी हो जाएगा इससे, है ना। वो देखो क्या करना है, जैसे कि सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस, ये क्या हो गया, इस रिएक्शन को तुम लिख सकते हो, ये रिएक्शन क्या है, डेल्टा RH, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ व्हाट, मैंने बताया था कार्बन सॉलिड, दैट इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, यही है ना। अब ये बॉन्ड एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सबको एटम में कन्वर्ट करो रिएक्टेंट का, तो कितना होगा, कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस बनाओगे तो एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, उसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हो, मतलब कार्बन सॉलिड को सब्लिमेट करोगे तो गैस बन जाएगा, प्लस व्हाट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 ले लो,
यही हुआ ना। अब ये सब एक एक एटम अलग हो गया। सब्लिमेशन मतलब क्या हो गया, एक एक एटम अलग, O2 में भी एक एक एटम अलग। माइनस यहाँ पे जब बनेगा तो CO2 बना था, CO2 में कितना बॉन्ड बना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दो है ना, -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO। सब समझ लेना ये सही से। इसको भी एटमाइजेशन लेना है, मतलब CO2 को एटम में ब्रेक करो। एटम में ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, दोनों बॉन्ड ब्रेक करना होगा, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO। यही होगा ना। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल और क्लियर करेगा, डोंट वरी, इसमें क्लियर नहीं हुआ तो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गैस, तुम्हें एटोमाइजेशन, इसको एटम में बदलना है, प्रोडक्ट को भी एटम में बदलना है, और वही एनर्जी होगा। ये क्या है, ये पूछेगा हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन इक्वल टू व्हाट। तो हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा RH विल बी, पहले रिएक्टेंट को सबको एटम में कन्वर्ट करो, तो CH2 को ब्रेक करो, कितने बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, ये H इमेजिन करके सब ब्रेक करो, ये चार को ब्रेक करना होगा तो 4 इंटू CH बॉन्ड ऐसा होगा ना, और एक C डबल बॉन्ड C होगा, यही होगा। तो एक हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, एटम में बीच से ब्रेक हो गया। अब ये प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, प्लस अब हाइड्रोजन को भी ब्रेक करो, यहाँ हाइड्रोजन था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH ऐसे होगा ना, माइनस अब यहाँ पे CH3 को ब्रेक करना स्टार्ट करो। CH3 कैसे है, HH, इस तरह से एक एक बॉन्ड को अलग करो इसके, ये बॉन्ड इधर से इधर से इधर से, तो 6 इंटू CH बॉन्ड है ना, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस व्हाट, एक है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन। यही हुआ ना, देखो तो सबको क्लियर हुआ, देखो तो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ अगेन HH क्यों लिया गया है, रुको कहाँ पे लिया, रिएक्टेंट में HH था, हाँ ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH यहाँ पे लिया। ये CH और C डबल बॉन्ड C है, ये रिएक्टेंट का 3 बॉन्ड था, C डबल बॉन्ड C, CH और ये HH, और राइट साइड में ये CH बॉन्ड है, ये 6 बॉन्ड है ऐसा, 6 बॉन्ड्स ऑफ CH आ गया, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, और एक बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन है। नाउ अंडरस्टूड, ओके। रुको क्या था, ओके ठीक है। नेक्स्ट में देखो एक और एग्जांपल है, ये इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। CH2OH लिक्विड है, और बॉन्ड एनर्जी डेटा के लिए गैसेस लाना होगा, किसी गैस को ही ब्रेक करते हो, है ना। अब यहाँ पे CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड हो गया। यदि लिक्विड नहीं है, सभी लिक्विड सॉलिड है, तो पहले उसको गैस में ले आओ। एटोमाइज करने के लिए पहले इसको मॉलिक्यूल बनाओ, एक एक मॉलिक्यूल को अलग करना होगा तुम्हें, फिर मॉलिक्यूल को भी अलग करके एटम बनाना होगा। पहले मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बॉन्ड वो ब्रेक करना होगा, मतलब लिक्विड को तो गैस बनाना होगा। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, सोचो, पहले लिक्विड को ब्रेक करना होगा, तो लिक्विड क्या होगा, डेल्टा H वेपोराइजेशन, CH3OH लिक्विड, CH3OH का क्या हो गया, वेपोराइजेशन कर दो, तब तो मॉलिक्यूल एक एक मॉलिक्यूल अलग हो गए। पहले लिक्विड से अलग किया एक एक मॉलिक्यूल को, अब मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करो। मॉलिक्यूल में क्या है, CH3OH। अब इसको स्ट्रक्चर लिख दो और एक एक बॉन्ड इमेजिन करके ब्रेक करो, एक OH बॉन्ड, एक CO बॉन्ड,
3 CH बॉन्ड, यही है ना, यही 3 लिखा हुआ ना, देखो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस क्या हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, यही है ना, प्लस अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, कितना है ये 3/2 मोल है ना, तो 3/2 मोल ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O। क्यों, ऑक्सीजन डायरेक्ट गैस है, ये ले सकते हो, रिएक्टेंट का काम तो ओवर हो गया। प्रोडक्ट में क्या होगा, CO2 है, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस व्हाट, 2 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, ये हाँ लिक्विड, इसको गैस बनाओगे ना, ये H2O लिक्विड पड़ गया है, इसको गैस बनाना पड़ेगा, तो एक एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, मॉलिक्यूल अलग हो गया तो एटम में कन्वर्ट कर दो, 2 इंटू 4 इंटू ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। हाँ नहीं 4 क्यों, 2H2O था ना, यहाँ पे लिखने में रॉन्ग हुआ है, इक्वेशन बैलेंस करो तो यहाँ पे 2H2O, ये इसलिए 4 आएगा, 2 मोल H2O। आई थिंक इसमें क्लियर हो गया होगा क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें। सबको एक एक को एटम में ले आओ, सॉलिड है तो सॉलिड से गैस बनाओ, सब्लिमेट करो, और मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करके एटम लाओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबको एटम में ले आना और बस माइनस कर देना। हाँ बोलो सोम। सर वो रिएक्टेंट साइड में CO का बॉन्ड एनर्जी आपने मिस कर दिया। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO, CO रिएक्टेंट में हाँ ये लिख देना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH OH लिखा प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO भी है वो, ओके। हाँ क्लियर हो गया सब, थैंक यू सर। ओके। अभी एक कंसेप्ट बच गया रेजोनेंस एनर्जी, वो देखें। ये भी एक क्वेश्चन आएगा, रेजोनेंस एनर्जी एक क्वेश्चन एडवांस में ये देंगे, क्योंकि जेई में आते रहा है ये। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाता है, जैसे कि थ्योरेटिकली तुम्हारा बेंजीन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ये है, एक ये है, दूसरा ऐसे, और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, वो सर्कल वाला जो होता है ऐसा, और ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ऊपर दो बेंजीन के इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जिसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और नीचे रियल स्ट्रक्चर है, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। हाँ तो नेक्स्ट पेज पे देखो, इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन एकदम लर्न कर देना, है ना, ये आईटी में कई बार क्या हुआ, रिपीटेड डेटा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में आता है। इफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इन C6H6 लिक्विड, मतलब बेंजीन कितना है -205, इतना जा रहा है, and resonance energy of benzene is -152, then calculate the enthalpy of hydrogenation of 1,4-cyclohexadiene। उससे पहले मैं एक और एग्जांपल से कर देता हूँ कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये जाता है CH3 इसका डेल्टा H मान लो -28 किलो जूल है, तो जब तुम 3 मोल CH2 डबल बॉन्ड CH2 लोगे तो एनर्जी रिलीज कितना होगा, ट्रिपल -3 इंटू 28 -84 किलो जूल ले ले, 28.6, एटी पॉइंट 85.8 किलो जूल, इतना रिलीज होगा। तो जब तुम ये बेंजीन लोगे
इसमें 3 डबल बॉन्ड है और इसको यहां से क्या करोगे 3H2 दे दो प्लस 3H2, तो ये लेवल जो रिएक्टेंट का वो यहां से जाके ऐसे आएगा और नीचे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर बेंजीन बनेंगे। एक्सपेक्टेड कितना एनर्जी रिलीज करेगा वो, तो ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर था जो ऊपर वाला बेंजीन था, और तुमने 3 मोल लिया है तो 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रहे थे, 1 मोल H2 से रिएक्ट किया था 28.6, बट 3 मोल रिलीज किया था 85.6 किलो जूल रिलीज होगा डेल्टा H। बट रियलिटी में जब तुम बेंजीन लोगे तो तुम्हें ये नीचे वाला बेंजीन मिलेगा, वो तो ऊपर इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, वो इमेजिनेशन में, ये रियलिटी में तुम्हें मिलेगा। तो इसको बर्न करोगे तो ये डेल्टा एस ऑब्जॉर्ब होगा ना, डेल्टा एस ऑब्जॉर्ब, और वो वैल्यू आता बस -55 किलो जूल। मतलब बेंजीन को रियलिटी में हम लोग हाइड्रोजनेट करें ना तो बस 55 किलो जूल ही है, जबकि हम लोग थ्योरेटिकली जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना आ रहा है 85.6। ये थ्योरेटिकल ही है ना, क्योंकि ना ये स्ट्रक्चर मालूम है, ऊपर वाला क्या है थ्योरेटिकल है, ऐसा कोई बेंजीन होता ही नहीं, ये मतलब ये बेंजीन है ही नहीं, ये इमेजिनेशन में। इमेजिनरी बेंजीन ले लें हम लोग तो उसमें आना चाहिए था 85.6, इससे मालूम चला कि 3 डबल बॉन्ड से ऐसा होगा, 3 मोल H2 आएगा, 3 मोल H2 से रिएक्ट किया। बट रियलिटी में हम लोग को 55 आता है, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन मिलता ही नहीं हम लोग को, तो ये मिलता है, ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है, और ये इसके रिस्पेक्ट में इतना स्टेबल है, तो रेजिनेंस एनर्जी कितना होगा फिर? रेजिनेंस एनर्जी विल भी, एकदम अच्छे से याद कर लेना ये क्वेश्चन, कई बार IIT में आया हुआ है, 85.8 माइनस 55 किलो जूल, इतना ही रिलीज हुआ ना मॉड लेवल में, ऑलमोस्ट 30, यही है ना। देख लो जो बताया समझ में आया, ये क्या है? समझ में आ गया सबको ये? ओके। आनस का बोला, अरे लोअर हो गया, फिर से हैंड रेज कर। हाँ बोलो। सर वो जो एक्चुअल वाला बेंजीन है, मतलब एक्चुअल फिगर जो है वो मतलब वो एब्जॉर्ब क्यों करता है? एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिलीज ही किया ना, माइनस, यहाँ पे देखो ओके। -55। मतलब एक्चुअली बेंजीन को 3 हाइड्रोजन दिया तो 55 ही रिलीज कर रहा है, हम लोग थ्योरेटिकली सोच रहे थे इतना रिलीज होना चाहिए था। क्लियर है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। अब ये क्वेश्चन में क्लियर होगा, थोड़ा सब देखो इस पे ध्यान पे, क्या दिया हुआ। हाँ, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन दे दिया, मतलब रियल बेंजीन को जब तुम C6H12 रियल बेंजीन से ही आएगा ना 205 आया, और रेजोनेंस एनर्जी बोला कि 152 है, तो इमेजिनरी बेंजीन का बता सकते हो क्या होगा? रियल बेंजीन का उसने बता दिया कि इसको जब हाइड्रोजनेट कर रहे हैं हम लोग तो वो कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है यहाँ पे, ये जो रिलीज किया उसने डेल्टा H, वो डेल्टा H का वैल्यू उसने बता दिया कि कितना है -205 किलो जूल, कितना रिलीज किया। और इसका रेजोनेंस एनर्जी, मतलब यहां से यहां जाओगे ये हाइपोथेटिकल वाला आएगा, वो इतना ऊपर है, तो जब ये 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसा जाएगा ना ये, इसका जो एनर्जी रिलीज होगा वो कितना होगा, डेल्टा H विल बी व्हाट 205 प्लस कितना हो जाएगा ये 150, कितना एनर्जी रिलीज करेगा, निगेटिव क्योंकि रिलीज हो रहा है, -357 ये रिलीज करता है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर -357 रिलीज करेगा, मतलब पर बॉन्ड कितना हो गया, इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होगा, -357/3 पर डबल बॉन्ड,
यही होगा ना, एक डबल बॉन्ड पे इतना जाएगा। और जब तुम्हें बोला साइक्लोहेक्साडाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड दिया, तो इसके लिए 2 हाइड्रोजन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो 2 टाइम्स रिलीज होगी ना, 2 टाइम्स द, ये जो होना चाहिए था 357/3। क्लियर हुआ कैसे किया? उसके बाद एक बॉर्न हेबर साइकिल है जो पहले कर चुके हैं हम लोग, यही ना, बॉर्न हेबर साइकिल भी पहले कर चुके हैं हम लोग, है ना। ठीक है, हम मॉर्निंग में कर चुके हैं, तो ये तुम्हारा सिलेबस ओवर होता है। इस पे क्वेश्चन जितना हो सकता है आप सॉल्व कर दो। 2 से क्यों किया? क्योंकि डाइन है वो, और नोमेनक्लेचर है उसमें, डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड है उसमें, इसलिए। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री ओवर कर दिया। अगले बार फर्स्ट जो लेंगे हम लोग, ये एक बार बता दो तो तुम लोग का। हाँ था फ्राइडे को ना, फ्राइडे को कितने लेक्चर रहते हैं तुम लोग का? अच्छा वो तो देखा था कि हाँ तीसरा लेक्चर SRP है, तो 1.5 घंटे का ही रहेगा। उतना इनफ होगा कि मेन कंसेप्ट कर लें, क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बॉन्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है, बल्कि इक्विलिब्रियम। ठीक है चलो फिर कल करते हैं, ओके। फ्राइडे को मिलते हैं। यस्टरडे एंड टुडे लेक्चर यस अपलोड कर दूंगा मैं। चलो ऑल राइट, ओके।